वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबका सितारा। प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम में पहले हमने बात की आपके वेट लॉस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, और हमारा आज का जो दूसरा सेगमेंट है वो भी आपकी हेल्थ के हवाले से ही हमने खासकर डिज़ाइन किया है। और डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर हम अक्सर मौज़ूआत या उन्वान लेकर आते हैं ताकि जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँच सके और आप किसी बड़ी मुश्किल वक्त से या बीमारी से जो है वो बच सकें और बर वक्त जो है वो इलाज मुमकिन हो पाए। हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन रवैया ये है और वो ये है कि हम जब तक तकलीफ़ या मर्ज़ या दर्द इतना बढ़ नहीं जाता तब तक हम घर पे टोटकों से उसका इलाज करते रहते हैं। और एक ख़ास जो पेन किलर है हमारे यहाँ, मैं समझती हूँ कि हमारी नेशनल पेन किलर है, वो हमने घर में पड़ी होती है और हम वही लिए जा रहे होते हैं। डॉक्टर के पास जाना, एक्सपर्ट के पास जाना, मेरे ख्याल से कि हम बहुत देर कर देते हैं। अगर आप टाइमली चले जाएँ तो हम बहुत सारी तकालीफ़ से वक्त पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, आज प्रोग्राम में इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अपेंडिक्स के हवाले से कि इसकी रीजंस क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और जो बर वक्त है डॉक्टर के पास जाना वो कितना ज़रूरी है। और ख़ासकर बच्चों के हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट प्रोफेशनल मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम अनवर राव, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी CMH लाहौर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे आज हम इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम फॉर योर। अच्छा, सबसे पहले तो जनाब जो अपेंडिक्स है इसके रीजंस के ऊपर हम आ जाते हैं कि मोस्ट कॉमनली हमने अपने बचपन से ये सुना था, क्योंकि इतना सोशल मीडिया नहीं था, डॉक्टर्स इतना टीवी पर आते नहीं थे, तो मदर से, बड़े बुजुर्गों से, और अभी तक यही मिथ है या फैक्ट है, आप बेहतर बताएंगे कि इसका कोई रीज़न नहीं होता, ये किसी को भी ज़िंदगी में किसी वक्त भी हो सकती है। जी, किसी हद तक ये जो मिथ आपने कही है ये गलत भी नहीं है कि वो तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द कॉजेज़ कि इतनी सारी रीज़न हैं इसकी, ऑलमोस्ट वो 20 कह लें। लेकिन वो हम नॉर्मली कर भी रहे होते हैं तो उनमें से कभी किसी को नहीं होती, लेकिन जब होनी होती है तो ये विदाउट एनी रीज़न स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारे कंट्रोल में जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल क्या रीजंस? फॉर एग्जांपल इसमें जो मेन रीज़न बनती है, ये अपेंडिक्स बेसिकली एक लिटिल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन उसके जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। और वहाँ पे क्या है कि उसका बिल्कुल छोटी सी ओपनिंग होती है, उसके अंदर कोई भी चीज़ जाके ना फंस सकती है। लाइक वो आमतौर पे कोई अमरूद का बीज हो सकता है, कोई भी छोटा सा हमने दाल का पीस खाया है या कुछ पालक का जो पत्ते का थोड़ा सा पार्टिकल था, वो उसके अंदर जाके जब ट्रैप हो जाता है ना, वो उसके ल्यूमन को ब्लॉक कर देता है और उससे आगे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जाहिर है हम डेली अमरूद भी खाते रहते हैं, हम सब्जियां भी नहीं छोड़ सकते। तो इसमें अगर कहा जाए प्रैक्टिकली तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको हम अवॉइड करें। ऐसे तो जो हम निगल भी जाते हैं। जी, निगल भी जाते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ एक जो टिप है वो ये है कि बैलेंस डाइट हम लेते रहें और कोई भी ऐसी चीज़ है जो च्यू अच्छा करके खाएं, बहुत जल्दी में तेज़ी से या जैसे टेलीविज़न देखते हुए खाना ना खाएं, मतलब। लेकिन ऐसी चीज़ें कि जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें टेक होम मैसेज सिर्फ यही है कि हम सिर्फ जो कर सकते हैं वो ये है कि हम बैलेंस डाइट अपना लेते रहें और उसको अच्छे से च्यू करके लेते रहें। लेकिन ये अनअवॉइडेबल है, किसी को भी किसी वक्त हो सकता है। लोग कहते हैं मुझे क्यों हो गया, तो ये जैसे समझ लेंगे डिफरेंट प्रोफेशन का अल्लाह ताला ने रिज़्क भी रखा है शायद, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। किसी का अगर बैड टाइम चल रहा होगा तो ये जो है हो सकती है। मतलब एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है कि हर एक के लिए एक प्रोफेशन है। लोग हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब मुझे क्यों हो गया, तो मैं कहता हूँ बहुत सारी, जैसे अल्लाह ताला ने आपको ब्लेसिंग दी है तो उस वक्त आप नहीं पूछते अल्लाह ताला से कि मुझे ये क्यों ब्लेसिंग दी है। तो इसी तरह से कोई प्रॉब्लम आ गया, ये माइनर सी एक चीज़ है, इसको जो आप सेम डे पे करवा के आप घर जा सकते हैं, तो इसमें कौन सा इतना होगा। बच्चों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो है, मैं हमेशा बात करती हूँ कि एक तो बेचारे नन्हे मासूम फूलों की तरह होते हैं और थोड़ी सी भी तकलीफ को वो बहुत महसूस करते हैं और समटाइम्स सच को झूठ और झूठ को सच भी कर रहे होते हैं। स्कूल नहीं जाना तो मम्मा पेट में दर्द हो गया और बहुत सारी ऐसी बातें बहाने भी कर रहे होते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की बहुत सारी दर्दों को इग्नोर भी कर रहे होते हैं, उनको सीरियसली नहीं ले रहे होते। अब जिस तरह मेरी बेटी है, वो बहाना उसका हर वक्त तैयार होता है कि मम्मा पेट में मेरे दर्द है, और समटाइम मैं बहुत कंसर्न हो जाती हूँ कि बेटा आपकी बात तो फिर नहीं मम्मा, मैं तो जोक कर रही थी। मैंने कहा बेटा आपकी नेक्स्ट टाइम बात पे ना कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, मैं मानूंगी नहीं जब आपको रियल में भी होगी। तो मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपने ये नहीं करना। तो बच्चे यूजली जब पेरेंट्स इग्नोर कर रहे होते हैं उनकी किसी भी पेन को, तो कौन से इनिशियल सिम्टम्स हैं खासकर बच्चों में कि पेरेंट्स उनके सच को सच ही मान लें? डिफरेंशिएट कर सकें। उसमें ये है कि एग्जैक्टली तो जाहिर है हम जो मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं हैं वो इसको एग्जैक्टली तो डायग्नोज नहीं कर सकते कि ये इसमें कि वही किस चीज़ की बेस पे हम ये कहेंगे या नहीं। समटाइम बच्चे कर सकते हैं, लेकिन हमने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना होता है कि कभी हम उनको अननेसेसरी छुट्टियां ना करवाएं। लाइक हमारे फैमिली में ये हमने आदतें उनको खुद से डाली होती हैं, तो वो फिर उसको मिस यूज करते हैं, रोते भी हैं और बहुत अच्छा ड्रामा भी कर लेते हैं। पेरेंट्स समटाइम घबरा भी जाते हैं। तो बच्चों के मामले में ना हम दो चीज़ें सिर्फ देखते हैं जब हम बीइंग अ डॉक्टर ना। एक तो ये कि जब बच्चा खा पी
रहा है ना नॉर्मली, जब उसको आप बहला लें, थोड़ा सा गपशप मारें, अगर वो खा पी रहा है ना तो इट मीन कि वो बहुत अनवेल नहीं है। और दूसरा, जब वो खेल रहा है फिर भी बहुत अनवेल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अपोजिट अगर आप ले लें कि बच्चे ने पहले वो नॉर्मली लेता था उस टाइम, आज वो नहीं ले रहा और वो बिल्कुल ही मतलब वो हिल नहीं रहा अपने बेड से, तो फिर आप जरूर सोचेंगे ये कोई देयर इज समथिंग व्हिच कैन वी शुड कंसल्ट समवन। से हट के अगर बच्चा बिहेव करे तो फिर उसमें दो चीज़ें ही होती हैं कि एक तो वो मतलब अपनी रूटीन से जो ले रहा था या खाना था उसने वो नहीं ले रहा, और दूसरा वो जो एक्टिवनेस थी वो बिल्कुल नहीं दिखा रहा, तो और वो लेटा हुआ है तो उसमें, और उसके अलावा फिर ये हो सकता है कि कोई वॉमिटिंग हो सकती है, या लेमैन जो घर पे कर सकता है वो ये कर सकता है कि इन चीज़ों को, लाइक इसके जो अर्ली सिम्टम होते हैं ना उसमें ये होता है कि पहले बच्चों में स्पेशली, ये टीन एज में बच्चों में ज़्यादा होती है वैसे ना, कि ये पहले पूरे पेट में दर्द होगा और वो बाद में, आप जैसे आप बता रही हैं कि कुछ घर पे हमारे पेन किलर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ ना। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए लाइक कोई नोजिया है, कोई वॉमिटिंग है, कोई पेन है, तो उसके लिए पेन किलर या मेडिसिन देना गलत नहीं है। ऐसे तो आपने उसको रिलीफ तो देना है ना, कोई ब्रूफिन दे दिया या आपने पैरासिटामोल दे दिया, तो वो गलत नहीं है सच, क्योंकि वो सिम्टोमेटिक रिलीफ है। दूसरा रिलीफ होता है जो ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, के रीजन क्या है उसको हमने ट्रीट करवाना है। तो समटाइम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही सफिशिएंट होता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, जबकि समटाइम जो है फिर हमें कंसल्ट करना पड़ता है डॉक्टर से। तो हम थोड़े से ऐसे के लिए टाइम जैसे बाय करने के लिए हम थोड़ा सा पेन रिलीफ दे सकते हैं उसको, पैरासिटामोल, ब्रूफेन, इनके कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, ये आप दे सकते हैं अगर आपको घर पे कोई ऐसा लग रहा है, या एंटीस्पाज्मोटिक जैसे बस्कोपान, ये कुछ तरह की चीज़ आप दे सकते हैं जो मरोड़ उठने में एंटियों को दिया जाता है, वो देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं। लेकिन इसके सिम्टम में क्या हो सकता है कि बच्चे को भूख नहीं लग रही, बच्चा पूरे पेट में दर्द कह रहा था, टेम्परेचर होगा, फीवर होगा, बहुत लाइट फीवर होता है, लाइट फीवर, सेलिएंट फीचर्स में से नहीं है इसके फीवर ना। अच्छा, जो है बच्चा क्या कहेगा, मेरे पूरे पेट में दर्द है, जब आपने ब्रूफिन वगैरह दे दिया फिर वो कहेगा जी मम्मा इधर तो ठीक हो गया है, अच्छा मेरे यहाँ पे ज्यादा दर्द है, राइट साइड पे जो नीचे करके पेन होगा ना, उसमें फिर आपने थोड़ा सा सोचना है कि ये कुछ चीज हो सकती है। उसके साथ बच्चा जो है वो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से अनअवेयर होंगे कि जब अपेंडिक्स का पेन है तो वो राइट साइड पे है कि वो लेफ्ट साइड पे है, तो अपेंडिक्स जो है वो राइट साइड पे ही प्रेजेंट होती है, हमारी लोअर बेली की साइड पे होगा जी, राइट साइड पे बिल्कुल, ये जो हमारा जहाँ बेल्ट बांधते हैं ना उस एरिया में राइट साइड पे जो हमारी बोन है उसके पास। पेरेंट्स घर पे कैसे चेक कर सकते हैं, लाइक आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स करके उसके बेली पे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हाथ टच करें, तो अगर वाकई यहाँ पे होगा ना, तो जैसे ही यहाँ पे आप हाथ लगाएंगे ना तो बच्चा जो है ना पेट को सख्त कर लेगा, यानी वो हार्ड करेगा या वो विड्रॉ करेगा, या आपको उसकी फेस एक्सप्रेशन से पता चलेगा। हमें एज ए डॉक्टर हम क्या करते हैं कि हम ऐसे परपेट करते हुए बच्चे के फेस की तरफ देखते हैं, तो जब बच्चा फौरन फेस इंप्रेशन चेंज करेगा ना सिर्फ यहाँ हाथ लगाने पे, तो फिर हमें फील होगा कि देयर इज समथिंग एट दिस ओनली दिस पॉइंट ना, तो फिर हम उस पर फोकस करेंगे कि फिर हमें कंसल्ट करना चाहिए। उसके साथ फिर नोजिया हो सकता है, जैसे आपने बताया कि वॉमिटिंग भी हो सकती है, फीवर भी हो सकता है, लेकिन वो सेलिएंट फीचर्स में से नहीं है। लेकिन भूख का ना लगना जिसको एनोरेक्सिया कहते हैं, और नोजिया होना और पेन होना, ये इसके सेलिएंट फीचर्स। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएगा कि स्टार्टिंग जो पेन है वो कितनी इंटेंस होगी, या ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी विद इन जी, वो हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसकी इन्फेक्शन की ना डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो सम टाइम जो है किसी को माइनर अटैक है तो वो हो सकता है बहुत थोड़ी पेन हो, और इसमें फिर हम डिपेंड करता है कि आगे हर बंदे का थ्रेशोल्ड इंक्रीज होगी या लेवल के अकॉर्डिंगली जी इंक्रीज भी हो सकती है। अगर माइनर अटैक हो सम टाइम खुद भी, क्योंकि बॉडी का अपना एक डिफेंस सिस्टम है, तो उसकी वजह से ये खुद ब खुद भी एंटीबायोटिक्स बन रही होती हैं बॉडी के अंदर, तो मे बी कि वो अटैक्स खुद ही सेटल हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो हम जल्दी मेडिकल अटेंशन लाहौर में सीख कर लेते हैं, अगर कोई सक्खर में और वहाँ पे दूर में उन जगहों पे बैठे हुए हैं तो उन लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है। समटाइम वो क्या करते हैं, जस्ट सिंपल सूप वगैरह देते हैं, डाइट देते हैं बच्चों को, और वो समटाइम ठीक भी हो जाते हैं। और वो हालांकि अटैक वो पेंडिसाइटिस का होता है, लेकिन वो बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म भी है। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो आपने उसको ट्रीट कैसा किया है, दूसरा ये है कि हर एक का अपना थ्रेशोल्ड है पेन का। जैसे हमारे बच्चे जो हैं जिनको थोड़ा सा पैम्पर्ड होते हैं जी, जो थोड़े बच्चे पैम्पर्ड होते हैं वो बड़ी जल्दी शोर डाल देंगे, जो बच्चे थोड़े से सख्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इसको ऐसे निगलेक्ट करते रहते हैं। लेकिन जब बच्चा अपनी एक्टिविटी छोड़ देना और वो खाना पीना छोड़ दे, लाइक मेरे पास एक बच्ची आई 5 इयर्स की एज थी, तो उनकी ये कंप्लेंट थी कि 3 दिनों से कुछ भी नहीं खा रही, और पहले ये बड़ी खेलती थी, बिल्कुल नहीं खेल रही। तो और बच्चों में दूसरी अहम चीज़ ये है कि जैसे ही उनका प्रॉब्लम ठीक हो जाए ना, तो जैसे मैंने उसका ऑपरेट किया 3 दिन से वो सही डायग्नोज नहीं हो पाया था, कहीं और गई थी या जो भी रीज़न बनी। अच्छा, उसके बाद जब मेरे पास आई हैं तो मैंने उनको देखा तो क्लियरली सारे फीचर्स वही थे। तो उनका हमने ऑपरेट करके जैसे ही बच्ची कॉन्शियस हुई है ना, तो उसने अपने पेरेंट्स को पहली चीज़ क्या कही है, उन्होंने पेरेंट्स ने मुझे कॉल की रात के 2 बजे कि जी बच्ची खाने को मांग रही है। अब देखें कि ये बच्चों में ऐसी रिमार्केबल रिकवरी आती है, और ऐसे ही जैसे वो ठीक होते हैं तो 5 आवर्स के बाद वो खेलना शुरू कर देते हैं।
समटाइम हम बच्चों में ये बात कहते भी हैं कि अभी तो तुम ऐसे हुए थे, अभी तो बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएं तो वो 2 मिनट में जंप मार के ना, यानी वो थोड़ी चीज़ों को समटाइम वो नहीं लिफ्ट करवाते अनलेस कि वो उसको कुछ यूज़ करना चाह रहे हो कोई छुट्टी के लिए, ये वो तो वो हमने खुद से मैनेज करना है। बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में इसके जो फीचर्स जो हैं सेम होंगे, सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे बच्चों में हमें एक्सट्रीम ऑफ एजेस में ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है बच्चों में से रिगार्डिंग, और बहुत बुजुर्ग जो हैं जो अपनी एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे हैं उन पर से रिगार्डिंग, और स्पेशली मैं आपके थ्रू ये कन्वे करना चाहूँगा, हम बहुत से इनफर्टिलिटी के केसेस देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि ये इनफर्टिलिटी खवातीन में भी बड़ी कॉमन है, ये बिल्कुल यंग एज में इनफर्टिलिटी के जो इशू फीमेल से रिलेटेड है ना, उसका रिलेशन थोड़ा सा पेंडिसाइटिस से है। अच्छा, वो किस तरह से? वो होता ये है क्योंकि जाहिर मैंने आपको बताया कि काफी नीचे करके जिसको हम पेल्विस कहते हैं उस एरिया की इन्फेक्शन है, तो वहीं पे ट्यूब्स होती हैं फीमेल्स की, तो ये उसको ट्यूब्स को इफेक्ट कर देती है जी। इन्फेक्शन ट्यूब की जो ट्यूब्स हैं वो इन्फेक्शन को कैरी कर लें। इफेक्ट नॉर्मली करेंगी या फिर अगर हमने उसको टाइमली क्योर नहीं करवाया, टाइमली क्योर ना करवाया तो फिर इसके चांसेस होते हैं, मतलब सम टाइम हो सकता है ना भी करें, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के कि जब यहाँ पे इन्फेक्शन हो तो वो ट्यूब्स भी उसको कैरी कर लें, और ट्यूब्स जब इन्फेक्शन कैरी करती हैं तो वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। जाहिर उनका कोई एविडेंस तो आता नहीं है, तो जब हम शादी होती है तो शादी के बाद ही पता चलता है उसी को ही ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। मोस्टली राइट साइड को करती है, लेकिन आगे भी स्प्रेड कर सकती है। ये सम टाइम पूरे पेट में भी स्प्रेड कर सकती है इसकी इन्फेक्शन ना, तो वो लेफ्ट साइड को भी इफेक्ट कर सकती है, लेकिन मेनली राइट साइड ट्यूब पे इफेक्ट करती है। जाहिर है हमें उस वक्त तो नहीं पता चलेगा, बच्ची अभी 12 इयर्स की थी, 13 इयर्स की थी, तो शादी जब उसकी हुई है जाहिर है 24-5 इयर्स पे, तो फिर हमें खुदा न खास्ता अगर कुछ तरह का कॉज हो, रीजन हो कि इनफर्टिलिटी हो रही है तो बेबी नहीं हो रहा, फिर हम उसको वो लेप्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें पता चलता है कि ट्यूब तो ब्लॉक है। हमने एक बात बहुत कॉमन सुनी है कि अगर अपेंडिक्स खुदा न खास्ता अगर पेट में बर्स्ट हो जाए तो ये बहुत खतरनाक होती है, और पुराने भले जमानों में क्या है कि ये जहर होता है, पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। ये बेसिकली किस तरह से स्प्रेड कर जाता है और कितना नुकसानदेह हो सकता है अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए? जी बिल्कुल, उसमें ये होता है कि ये ना फटने का वर्ड थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाता है, जैसे कोई धमाके टाइप कुछ चीज हो गई, ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअली होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ना इसके किसी टिप के ऊपर ना छोटा सा होल हो जाता है, उसको, और वो छोटा सा होल हो जाए ना तो उसको हम कहते हैं अपेंडिक्स फटना। अच्छा, होल होने से क्या होता है, उसके जो कंटेंट्स है ना, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर, वो पेट के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज इंटेस्टाइन जो है ना एक ट्यूब की तरह से है, उसके अंदर जो चीज़ है उसके अंदर ही है, उसमें बहुत सा गंदबला भी हम खाते हैं, कुछ समोसे, कुछ दही भल्ले, इधर रोड साइड पे चलते हुए कुछ खा लिया, तो नेचर ने इतना अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि वो इंटेस्टाइन के ट्यूब के अंदर ही रहता है और वो एक पैसेज से पास आउट हो जाता है। लेकिन अगर वो पेट के अंदर स्प्रेड हो जाए ना, लाइक जिस तरह के छोटा सा होल हो गया उसके अंदर ना, अपेंडिक्स के अंदर ना, फटती इसको भी कहते हैं, फटने से मुराद ये नहीं कि पूरी की पूरी बस्ट हो जाती है, उसमें छोटा सा एक होल हो जाए ना, तो उसके जो बैक्टीरिया और जो कंटेंट्स हैं ना, वो हमारी एक उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, उसके अंदर स्प्रेड कर जाते हैं। अच्छा, पेरिटोनियम जो है ना, फिर उसके अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए ना, तो वो पूरे पेट के अंदर फैल जाती है। ठीक, मर्दों के भी, खवातीन के भी हो जाती है। लेकिन ये होता है कि अब जो लेटेस्ट एंटीबायोटिक्स, क्योंकि अब हम घर में हम सब में देखते हैं कि हर घर में ऑलमोस्ट फ्लैजिल पड़ी हुई है, हर घर में सेफ्स्पैन पड़ी हुई है, तो पेरेंट्स भी इतने इंटेलिजेंट हो गए हुए हैं कि जैसे ही बच्चों को इस तरह का प्रॉब्लम शुरू होता है, या तो उनको फ्लैजिल शुरू करा देते हैं या कोई सेफ्स्पैन और ब्रूफिन शुरू करवा देते हैं, तो वो मदर भी काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाती है बच्चों को ट्रीट कर करके ना, तो वो अब जो इसके फटने वाले जो इंसिडेंट्स है ना, वो काफ़ी कम हो गया है और मेडिकल अटेंशन हम जल्दी सीख कर लेते हैं। तो लेकिन ये है कि अगर ये गॉड फॉरबिड फट भी जाए तो अब इसका कोई लंबा चौड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लाइक हमारे पास एक तरीका इलाज है लेप्रोस्कोपी, उसमें कैमरा डाल के तो हम पूरे पेट को वॉश कर देते हैं, वो नॉर्मल सेलाइन से। और ये पेनफुल होता है? ये अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन या फैलना इसका जो है फटना वाला प्रोसेस, ये जो लेप्रोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपी क्या होती है कि बेसिकली हम की होल सर्जरी इसको कहते हैं कि इसमें हम लाइक जिस तरह की आपकी जो बाल पॉइंट का साइज है ना, इस साइज का हमारा कैमरा और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो हम यहाँ से बेली बटन से डाल के ना, तो उसके जरिए से हम अंदर जाते हैं, उसमें फिर हमें डायरेक्टली अपेंडिक्स नजर आ जाता है। सुनने में तो थोड़ा सा जी थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन बट हम ये जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, लेकिन होता ये कि एक माइनर सा कट लगेगा और वो बाल पॉइंट लाइक चीज़ है ना, वो आपके बेली बटन से जाएगी, जिसका बाद में कोई स्कार भी नहीं होगा, और वहाँ से आप जाके ना तो उसको अपेंडिक्स बच्चों को तो डेफिनेटली एनेस्थीसिया के साथ करना पड़ेगा। डेफिनेटली बड़ों को भी एनेस्थीसिया में किया जाता है, क्योंकि ये इसमें ये होता है कि हम वो जब वो छोटा सा होल करके, सुनने से आपको गूज़बम्प्स मिले ना उसके, तो वो ऑब्वियसली जो पेन में होगा उसको। लेकिन इसके ये इतनी मतलब इसके मैजिकल रिजल्ट्स हैं ना लेप्रोस्कोपी के, इसको हम कहते हैं डे केस सर्जरी ना, लाइक हम 4 आवर्स के बाद पेशेंट को घर भेज देते हैं, उसको खाना पीना अलाउ कर देते हैं, उसको वॉशरूम अलाउ कर देते हैं, उसको स्टेयर्स चढ़ने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसको कोई काम करने की, जिम जाने की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि इसमें ना कोई हर्निएशन होती है
है, ना कोई कटिंग होती है, तो बहुत से बाल पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर अंदर जाएगा और उसके जरिए से रिमूव कर सकें। और उसका फायदा ये कि आप पूरे बेली को देख सकते हैं, लाइक ओपन जो ऑपरेशन किस नौयत का है वो जानने में डॉक्टर्स को वो हेल्प होती है, प्लस उसको ट्रीटमेंट में लाइक अगर वो जैसे आप कह रहे थे फट गई तो वो स्प्रेड कर गया तो वो उसमें वॉश करने में हेल्प होती है। लाइक अगर हम छोटा कट लगाते हैं ना, यहाँ जो कन्वेंशनल हुआ करता था कि यहाँ छोटा कट लगा के तो उसको ऑपरेट किया जाता था, उसमें ये कि हम सिर्फ उतनी सी जगह को देख सकते हैं, हमें पूरे पेट नजर ही नहीं आएगा, जाहिर उसमें हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, उसको हम ओपन करने की ट्राई वो करते तो हैं जितना हम लिमिटेड करें, लेकिन उतना अच्छा वॉश नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें क्या फायदा है कि हमने से बेली बटन से कैमरा डाला हुआ है ना, उस कैमरे को हम ऑल अराउंड रोटेट कर दें, जैसे आपके ये कैमराज हैं इनको हम ऑल अराउंड रोटेट करके हम पूरे बेली उसको पूरे एब्डोमेन को देख सकते हैं। उसमें जहां हमें थोड़ा सा भी पस नजर आए या थोड़ी सी भी नजर आए उसको हम वॉश कर सकते हैं, सक कर सकते हैं। तो उसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक तो एडवांटेज ये है कि वो सेम डे पे छुट्टी हो जाएगी, खाना पीना ऑपरेशन माइनर सर्जरी की कैटेगरी में आएगा, इसको हम कहते हैं डे केस सर्जरी ना। तो माइनर सर्जरी में जो इसमें चीज़ जो थोड़ी सी मुझे काबिले गौर लग रही है और जो थोड़ी सी परेशानी का भी कॉज कर सकती है, जो ख़वातीन में आपने इनफर्टिलिटी का आपने जिक्र किया, और अगर ये खुदा ना हादसा बर्स्ट होती है और हमारी जो फ्लोपियन ट्यूब आपने बताया कि जो राइट साइड पे ख़वातीन की होती है वहाँ पे भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, तो उसके साथ जो हमारे इंटेस्टाइन होती हैं क्या वहाँ पर भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकती है? जी, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, लेकिन इंटेस्टाइन को अल्लाह ताला ने बड़ा रेजिस्टेंट बनाया हुआ है। लाइक आप देखते हैं जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, आपने ये सुना होगा सिंध के अंदर के वहाँ पे जानवरों को भी पानी पी रहे हैं, वहाँ से इंसान भी पानी पी रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा एक ना आप समझ लें कि बड़ा ढीठ बनाया हुआ है, सॉलिड बनाया कि उसके अंदर बड़ी अंदर मैकेनिज्म है एक पूरा उसको डील करने का। वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी चीज़ हो जाए ना तो वो उसको इंटेस्टाइन बड़ा अच्छा डील कर लेती है और उसका कैलिबर बहुत मोटा होता है। लाइक इंटेस्टाइन इतनी मोटी भी हो जाती है, जब बॉलसेस जाएं उसके अंदर से चीज़ गुजरती है तो इतनी मोटी भी होती है। जबकि ये फ्लोपियन ट्यूब है ना, इसका साइज जो बेसिकली जी इसका जो ल्यूमन है ना बहुत नैरो होता है। अच्छा। वो 2 मिलीमीटर का ल्यूमन है, यानी उसमें इन्फेक्शन हो जाती है ना तो वो क्या कर जाती है, वो कोलैप्स करके ना एक पार्ट एक दीवार दूसरी दीवार के साथ जुड़ जाती है, उसको हम ब्लॉकेज कहते हैं। दूसरे सिम्पटम्स इसके क्या होंगे? ब्लॉकेज के कोई सिम्टम्स नहीं होंगे अनलेस कि आपको मैरिज के बाद पता चले कि जब इनफर्टिलिटी हो जाए फिर आप उसकी तरफ जाएं। उससे पहले आप बिल्कुल नॉर्मली जी बिल्कुल आपको बिल्कुल सारा कुछ वो माइनर सी इन्फेक्शन होगी, अगर वो साथ ही आपने एंटीबायोटिक ली तो वो साथ ही ट्यूब्स की भी इन्फेक्शन साथ हील हो जाएगी। लेकिन ये है कि ट्यूब्स को अगर वो दोनों ट्यूब्स एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं ना इन इन्फेक्शन होने की वजह से, जहाँ भी इन्फेक्शन होती चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, तो वो ट्यूब्स अगर एक दूसरे के साथ एक दीवार दूसरी दीवार के साथ जुड़ गई ना, जिसमें कि वो बहुत मैंने बताया नैरो है, दैट्स वाई उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। इंटेस्टाइन में ये प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो जिन ख़वातीन को अपेंडिक्स का इशू होता है आप उनको क्या रिकमेंड या सजेस्ट करते हैं कि उनको अपने जो कोई अर्ली टेस्ट हैं आप रिकमेंड करते हैं कि वो करवाने चाहिए, खुदा ना खास्ता अगर फ्लोपियन ट्यूब में कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन हुआ है, ताकि उनको पता और वो उसका भी जो ट्रीटमेंट है वो बाद में ले सके ताकि जो फर्दर कोई डैमेज है वो ना हो सके? जी इसमें मतलब ख़वातीन को भी स्पेसिफिकली, लेकिन सभी को जो है ना वो अर्ली मतलब एक तो ये है कि पहले जो आपने घर पे रेमेडी दी लाइक पेन किलर दिया या एंटीबायोटिक दे दी तो उसके बाद नहीं रिलीव हुआ, सबसे बेटर तो इसमें की जो है ना वो यही है कि सीक मेडिकल अटेंशन, कि डॉक्टर से फिजिशियन से जो हम जो इस चीज़ को करते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन या जनरल सर्जन इसको करते हैं तो उनसे आप कांटेक्ट करें, उनको एक दफ़ा एवेल्युएट करवा लें। अच्छा, इसका जो डायग्नोसिस है ना वो प्योरली जो है ना मोस्टली क्लिनिकल है। क्लिनिकल में क्या है कि आपने हाथ लगाया, देखा सारा पेट सॉफ्ट है, लेकिन एक जगह पे आप हाथ लगा रहे हो और बच्चा जंप कर रहा है और उसको सीवियर हार्डनेस है, यहाँ पे गार्डिंग है या दर्द की फीलिंग दे रहा है, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा देखने से। यानी इसका जो डायग्नोसिस है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इसे क्लिनिकल डायग्नोसिस। हाँ, जो बेसिक इसमें हेल्पिंग टेस्ट होते हैं उसमें टेस्ट एक CBC का टेस्ट आपने सुना होगा जिसमें कि हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें TLC काउंट वाइट सेल काउंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड पे थोड़ी सी हेल्प हो सकती है कि अल्ट्रासाउंड आप करवाते हैं तो उसमें वहाँ पे उसमें राइट एलेक फोसा में फ्लूइड नज़र आ जाएगा, जो नीचे मैं करके कह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा फ्लूइड की प्रेजेंस नज़र आ जाएगी, या आपको जो अपेंडिक्स है उसके अंदर को फिकोलिथ नज़र आ जाएगा, या अपेंडिक्स का जो डायमीटर जो इंक्रीज हुआ हुआ नज़र आ जाएगा, वो सोनोलॉजिस्ट हमें गाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक टेस्ट हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं वो जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो एक तो क्लिनिकल जजमेंट है फिजिशियन की, दूसरी ये है कि वो CBC टेस्ट होता है जिसमें वाइट सेल काउंट ज़्यादा हो जाता है, और तीसरा ये है कि अल्ट्रासाउंड आप करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड से हेल्प होती है। और जो है जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें वो बहुत अर्ली से ही ना वो CT स्कैन कर लेते हैं, CT स्कैन भी किया जा सकता है, यानी कन्फ्यूजन वाला केस हो ना तो उसमें आप CT स्कैन से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जैसे कि हम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि माइनर सर्जरीज में इसका शुमार होता है और जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी आपने बता दी ख़वातीन में, मर्दों में जो इनफर्टिलिटी का इशू है, इसके अलावा भी आफ्टर सर्जरी आप समझते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और कौन से वो केसेस होते हैं?
जी, सर्जरी से रिगार्डिंग ये है कि जब इंटरवेंशन होती है तो उसके ज़ाहिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन उसमें हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इसकी परसेंटेज क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी परसेंटेज जो है वो 0.0% या इसके अराउंड है इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, अगर आप टाइमली इंटरवीन करें और टाइमली ऑपरेट कर दें, यानी कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो रेयर है इसका। तो बस बेसिकली इसमें यही है कि अर्ली मेडिकल अटेंशन सीख करना और उसमें कन्वेंशनल तरीके से या लेप्रोस्कोपिक जो फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन प्रेफरेबल जो है वो लेप्रोस्कोपिक है, कैमरे के जरिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आफ्टर डिस्चार्ज खाने पीने का किसी किस्म का कोई परहेज या किसी किस्म का कोई रेस्ट, क्या रिकमेंडेशन होती है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों की मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि वो तो ऑपरेशन जैसे ही कॉन्शियस हो तो बच्चा भागना भी शुरू कर देता है, फिर वो कंफर्टेबल है भागने में तो हम उसको बिल्कुल नहीं रोकते, वो चले फिरे। इसी तरह से खाने से रिगार्डिंग जो है वो हम ये एडवाइस करते हैं कि बैलेंस डाइट जो है, जैसे ही पेशेंट कॉन्शियस हो तो हम उनको अलाउ कर देते हैं। लेकिन हमारे एक जनरल पॉपुलेशन में ये क्वेश्चन होता है कि जैसे ही पेशेंट हम ऑपरेट करके निकलते हैं ना, तो पेशेंट जो है ये पेशेंट की जो ऑपरेशन की नौयत से ज़्यादा ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि डॉक्टर साहब अब इसको खिलाना क्या है। तो बॉडी में अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है कि जब आपकी जिस चीज़ की आपको क्रेविंग हो रही है, मैं ये एडवाइस करता हूँ पेशेंट को कि अभी आप बच्चे से कुछ ना पूछिएगा या इन जो खातून हैं इनसे कुछ ना पूछिएगा, ये खुद आपसे जब मांगे, जब कॉन्शियस हो, जब इनका दिल करेगा। यानी बॉडी में इतना ज़बरदस्त मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जब बॉडी को खुद डिज़ायर होगी ना, जब बॉडी ठीक हो जाएगी ना, वो खुद ही पेशेंट खुद मांगेगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो जनरल गाइड देता हूँ ना पेशेंट्स को, वो यही देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप जब ये कॉन्शियस हों, होश में आएँ, तो आप इनसे पूछ लें इनका किस चीज़ को दिल कर रहा है। बस ये है कि उस वक्त ग्रेजुअली स्मॉलर क्वांटिटी में शुरू करें और लिक्विड से स्टार्ट करने को फ्रेश जूसेस दे दें। लेकिन ये है कि जो डब्बे वाले जूस या इस तरह की चीज़ें उनसे परहेज करें, जो है हम फ्रेश जूसेस कहते हैं वो दे दें, या बैलेंस डाइट में से कोई चीज़ जो वो नॉर्मल अपनी रूटीन में ले रहे हैं वो ले। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि सूप ही ज़रूर देना है या ये वो वैसा नहीं है। बैलेंस डाइट जो भी वो घर पे नॉर्मली खाता है, अगर सूप वो पहले बच्चा नहीं पसंद करता, आप उस दिन उसको सूप देंगे तो वो फिर उसको अच्छा नहीं फील होगा। जो उसको खुद खाने को दिल कर रहा है हम बिल्कुल नहीं रिस्ट्रिक्ट करते। इस ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली जब से कॉन्शियस हो तो कोई भी बैलेंस डाइट जो है उसको नॉर्मली स्टार्ट करवाइए। अच्छा, हम अपने बॉडी के जब ऑर्गन्स की बात करते हैं तो छोटी सी छोटी भी चीज़ हो, उसका कोई ना कोई फंक्शन है और अल्लाह ताला की उसमें कोई ना कोई हिकमत है। अगर हम अपनी आईलैश की भी बात करें, ये कानों में अक्सर लोगों के बहुत रुई नुमा जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी हमें डस्ट से, गर्द से, हमारे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है और बहुत सारी चीज़ों से हमें बचा कर रखते हैं। तो इसका भी आप देखें फंक्शन है, ये हमें सेव कर है। जी। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो इसका बॉडी में फंक्शन क्या है, ये क्या कर रही है? बॉडी में एज सच कोई फंक्शन नहीं कर सकती। 5-6 इस पर डिफाइन हुई हैं चीज़ें कि एक इम्यून सिस्टम में थोड़ा सा रोल प्ले करती है, लेकिन वो वेग सी चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि अगर किसी की मतलब एक यूरेटर स्ट्रक्चर होता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको उसकी जगह रिप्लेस करके थोड़ा सा यूज़ किया जा सकता है। यानी इसमें हम खुद से निकालना चाहें ना तो इसके कुछ थोड़े बहुत फंक्शन निकलते हैं, लेकिन वो भी आज तक कोई मेजर नहीं हो सका। तो मतलब बेसिकली आप यही समझ लें कि ये जो है डॉक्टरों की जो है रोजी के लिए शायद बनाए रखे या ऑर्गन रखा हुआ है, इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है बॉडी के अंदर। और इसके स्पेसिफिकली जो चीज़ ये है कि इसके रिमूवल से कोई ऐसा नुकसान नहीं होता बॉडी को, या कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता जो आपका डिस्टर्ब हो जाए। तो इजीली आप इस डिसीजन जब ये हो जाए इसको रिमूव करवाने का, तो आप इस टेंशन में ना पड़ें कि इसको रखने का कोई फ़ायदा तो नहीं था, कोई नुकसान तो मेरा नहीं हो जाएगा, तो नथिंग ऐसा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का दिल बड़ा छोटा होता है और छोटी सी बात भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो आई एम श्योर आपके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, उनकी प्रॉपर पहले काउंसलिंग करनी पड़ती होगी। जी, काउंसलिंग तो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली आजकल का दौर जिसमें हर एक के पास बहुत सारा नॉलेज है और सब कुछ गूगल करके आते होंगे पहले पेशेंट। आई एम श्योर नहीं, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। कुछ लोग इससे थोड़ा सा घबराते हैं, बल्कि मैं इस पर खुश होता हूँ कि पेशेंट नो समथिंग, और हमें ऑनेस्ट ओपिनियन देनी है तो हमें इसका डर नहीं होना चाहिए कि वो जानता है तो हमने कुछ उनके साथ गलत तो नहीं करना। लाइक पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं था, लेकिन बाकी कंट्रीज में तो लोगों का बहुत सारा नॉलेज था, उनके पास इतने क्वेश्चन होते हैं, वो खुद ही हमें बता रहे होते हैं। तो बेसिकली डॉक्टर क्या करता है, आपको एक मेन्यू देता है और उसमें से अब आपने क्या सिलेक्ट करना है, आपको पसंद आती है, बात नहीं आती, कोई चीज़ हम आप पे फोर्स नहीं कर सकते। लाइक हमारी फील्ड में है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट ना, कि हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें कि प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, उस प्रोसीजर के कॉम्प्लिकेशन बताएंगे, और हमने आपको ये भी बताना होगा कि अगर आप इसको नहीं करवाते तो इससे क्या हो सकता है। कुछ पेशेंट्स ना करवाने की ऑप्शन पे भी जाना चाहते हैं, वो सिर्फ एंटीबायोटिक्स लेने की। तो मैं समझता हूँ कि काउंसलिंग जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ है और आजकल लोग इससे रिगार्डिंग कंसर्न हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको बिल्कुल हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम कहते हैं कि फंसी बहुत हैं या सवाल बहुत पूछ रहे हैं।
हैं, मैं लिटरली इससे खुश होता हूँ। और मेरे से जो लोग मेरे से इंटरेक्ट करते हैं उनको इस बात का जो प्रोग्राम देख भी रहे होंगे, तो डॉक्टर साहब ज़्यादा काउंसलिंग की जरूरत खवातीन को पड़ती है कि मर्दों को? खवातीन को ज़्यादा पड़ती है। मेल जो होता है ना वो सिर्फ खवातीन अपने सवालात लेकर लाती होंगी, वो देख के जो है वो पूछती होंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लेकिन अच्छा लगता है कि वो देखें खवातीन के कुछ फोकस है ना, उनकी अपनी फैमिली और अपना बच्चे, उनका मेन फोकस वो होते हैं, उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है। अच्छा मेल जो है वो बाहर वाली चीज़ों से ज़्यादा कंसर्न होता है, तो ये अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा हुआ है। खर्चा कितना आएगा? जी बिल्कुल, मेल के क्वेश्चन ये होते हैं कि जी इसका खर्चा कितना आएगा, कितना क्या होगा। फीमेल्स का ये होता है कि जी कब रिकवरी हो जाएगी, मेरा बच्चा कल को स्कूल जाने लग जाएगा या नहीं जाएगा। तो डिफरेंट कंसर्न्स हैं और अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है मेल फीमेल का। जितना मेल चिल होता है उसके साथ भी घर नहीं चल सकता, और जितना फीमेल बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती है उस तरह भी नहीं चल सकता। तो ये बैलेंस है दोनों पर्सनैलिटीज़ का बनाया हुआ है। लेकिन ये कि घर के मामलात में बच्चों से रिगार्डिंग तो फीमेल्स की जो ओपिनियन है ना या उनके कंसर्न्स है उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करना चाहिए, बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब इसके अलावा एक और एक सर्जरी होती है, गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है, इसकी क्या रीजंस हैं? इस सर्जरी की नौबत कब आती है? इसके क्या इनिशियल सिम्टम्स होते हैं? जी अच्छा, गॉल ब्लैडर रिमूवल का जैसे आप बात करनी थी ना कि रिमूवल से कोई फर्क तो नहीं पड़ता या इससे कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं होते, जैसे अपेंडिक्स की आप बात करते हैं, इसी तरह से एक ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। अच्छा गॉल ब्लैडर क्या होता है? बेसिकली हमारा बाइल की प्रोडक्शन होती है, वो हमारी खुराक के हाजमे के लिए ज़रूरी होता है। बाइल की प्रोडक्शन वो लिवर प्रोड्यूस करता है, काम कर रहा होता जी वो लिवर प्रोड्यूस करता है, और वो गॉल ब्लैडर के अंदर आगे ना थिक होता है सिर्फ, यानी वो लिवर जो बना रहा है वो उसको बना रहा है दूध की तरह से, और गॉल ब्लैडर उसको दही में कन्वर्ट कर देता है, यानी उसको गाढ़ा कर देता है। वो गाढ़ा क्या है? वो उस वक्त काम आएगा जब हम बहुत ज़्यादा फैटी मील खा लें, लाइक हम हैवी मील ले लें या हम बहुत ज़्यादा फैटी मील खा लें। लाइक हम अपने बुजुर्गों में सुना करते थे कि वो आधा किलो घी और शक्कर खा जाया करते थे। अच्छा उनमें गॉल ब्लैडर काम आता है। गॉल ब्लैडर को उर्दू में क्या कहते हैं? पित्ता कहते हैं, इसको हम पित्ता कहते हैं, जी पित्ते की सर्जरी। तो वो उन बुजुर्गों में काम आया जो कहते थे कि आधा किलो घी खा जाया करते थे। अब हम तो आधा चम्मच घी नहीं खाते, इसीलिए हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर यूज ही नहीं हो रहा। इसके रिमूवल से जो हमारा लिवर है उस पे क्या लोड पड़ता है? नहीं, कोई लोड नहीं पड़ता। वो फंक्शन में थोड़ी सी अल्टरेशन होती है। अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज्म रखा हुआ है कि जब आप इसका गॉल ब्लैडर का भी जो है ना, जब इस इन्फेक्शन या इसमें स्टोन्स हो जाए ना, तो उसका तरीका इलाज भी ये नहीं कि स्टोन को नहीं रिमूव किया जाता, गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया जाता है। ओके, क्योंकि ये उससे कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आते, से डिसॉल्व नहीं करेंगे। नहीं, वो डिसॉल्व करने का फायदा नहीं, क्योंकि उसके अंदर बड़ी छोटी सी ओपनिंग होती है, लाइक जैसे किडनी के स्टोन्स होते हैं, वो मेडिसिन से होम्योपैथिक से निकल जाते हैं, डिसॉल्व होकर निकल जाते हैं ना, कि वो पैसेज है, यूरिन जा रहा है उसके, इसका आगे ना बहुत ही नैरो पैसेज है। गॉड फॉरबिड वो स्टोन निकला, वो आगे जाके फंस जाएगा और उससे ये जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इसका रिमूवल ही रेमेडी है। लेकिन ये कि अगर वो स्टोन पड़े हुए हैं, एज 60-70 ईयर्स है और वो सिम्टम नहीं कर रहे, पेन नहीं कर रहे, लेकिन यंग लोगों में, जैसे कि यंग लोगों में तो हम मोस्टली में यही रिकमेंड करते हैं कि उनकी आगे एक लाइफ स्पैन, अच्छा एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन होता है, और उसमें फिर वो कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं, तो फिर उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाए उससे कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होते। वो जो लिवर है प्रोडक्शन दे रहा है ना बाइल की, वो लिवर बनाता रहता है और वो आगे जाती रहती है और वो खुराक के हाजमे में हेल्प करती रहती है। लाइक जितना हम आजकल खा रहे हैं ना घी है उसका, उतने के लिए लिवर की प्रोडक्शन इज सफिशिएंट हमें, यानी थिक बाइल जो है वो थिक जो गॉल ब्लैडर वाला जो बाइल है ना वो हमें चाहिए ही नहीं होता। तो इसलिए कई लोग पूछते हैं कि इससे कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं हो जाएंगे। तो इसी तरह से जैसे आपने सेम क्वेश्चन किया कि पेंडिसेक्टमी की रिमूवल से भी कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है और गॉल ब्लैडर के रिमूवल से भी कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सर्जरी जो कि आजकल बहुत कॉमन है, मैं ज़रूर आपकी ओपिनियन उस पर लेना चाहूँगी। बहुत सारे वो लोग जो कि ओवरवेट हैं और आपको पता है कि डिफरेंट सर्जरीज चल रही हैं इस हवाले से कि बहुत सारे लोग चले जाते हैं बगैर किसी भी कोई रिसर्च किए, और जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं वो जो स्टमक बैंडिंग भी अक्सर की जाती है और से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं वेट लॉस के। आपकी इस पे क्या राय है? स्पेशली यंग लोगों में हम देखते हैं कि बहुत कॉमन है, क्या लेट एज में जो आके इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, किसी किस्म की कोई तकलीफ भी है, क्या ये 100% सेफ है? जी, उसमें यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे हम कुछ बात करते हैं ना, मैंने पिछले दिनों एक हमारे बड़े अच्छे प्रोफेशनल थे, उनका एक मैंने क्लिप देखा, तो उसमें था कि जी आधे घंटे के अंदर आप ऑपरेशन करवा के और शुगर का इलाज करवा सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें ना ये फिर मिसकोट हो जाती हैं। आल्दो कि उसमें शुगर के ट्रीटमेंट का जो बहुत मॉर्बिड ओबीज पेशेंट हों, जाहिर है एक 660 सीसी इंजन है और उसके ऊपर 1500 सीसी जो फॉर्च्यूनर की बॉडी लग गई है, तो जाहिर है उसके वो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अच्छा, ऐसे पेशेंट में शुगर का बेनिफिट उनको मिल जाता है, लेकिन ये शुगर का तरीका इलाज नहीं है। लाइक पिछले दिनों मैं देख रहा था, हमारे वो क्लिक थे, उनका क्लिप चला, लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं थी। जो उसको लेबल किया गया वो इस तरह किया गया कि शुगर का इलाज ऑपरेशन के जरिए से करवाएं, तो वो एक थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है। हाँ, इसके जो है बड़ा ही अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन उनके लिए जो मॉर्बिड ओबीज हो, मॉर्बिड ओबीज के लिए हम कैटेगरीज डिफाइन करते हैं कि BMI एक सर्टन लेवल से बहुत ऊपर चला जाए, जिनको के डाइट से कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा, जिनको वो एक्सरसाइज से वो लूज इतना नहीं कर पा रहे,
उनके लिए ये एक अच्छा तरीका इलाज है, ठीक है, मॉर्बिड ओबेसिटी के लिए, कि हम वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कर देते हैं, स्टमक को छोटा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम बात करें कि ये बिल्कुल सेफ है, इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आधे घंटे में हो जाता है, तो वो गलत है। अच्छा, क्या लाइफ टाइम क्या कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकते हैं डॉक्टर साहब? लाइफ टाइम की बात नहीं है, लाइफ टाइम तो इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन पर ऑपरेटिव जो ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि पेशेंट एक ओवरवेट है जिसका BMI 50 या 55 के अराउंड पहुंचा हुआ है, 150 kg वजन है, 200 kg वजन है, तो उनको ऑपरेशन के बाद समटाइम, आपने डेथ्स भी सुनी होगी, एक पेशेंट पिछले दिनों एक पेशेंट था जिसको एयरलिफ्ट किया गया था आर्मी के जरिए से और वो शालामार हॉस्पिटल में ऑपरेट हुआ और उनकी डेथ भी हो गई, ठीक है। तो लेकिन कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मैं डराना नहीं चाह रहा, लेकिन हम रूटीनली कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम ये कहें कि इसका कोई, हमें बताना चाहिए सबको कि इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हैं, पर ऑपरेटिव जो है वो देयर आर चांसेस कि कॉम्प्लिकेशन हो जाए। हाँ, लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट ही बेनिफिट है, लेकिन आप ये कह दें कि वो स्लीव करवा के आपकी जान छूट गई, आप सब बिल्कुल ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। अगर आपने वो अपनी डाइटरी हैबिट को चेंज नहीं किया, लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं की, देन अगेन आप जी, तो वो आपके 3-4 इयर्स के बाद दोबारा फिर आप जो है वेट गेन करना शुरू कर देंगे। तो ये है कि इसमें हम जो है, जिस तरह से हम कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं कि बड़ी, मैं जो प्लान करता हूँ वो 3-4 मंथ्स पे लेके जाता हूँ। पहले पेशेंट को डाइट पे डालते हैं, फिर उनका रिस्पॉन्स देखते हैं, उनकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनको तैयार करते हैं, थोड़ा सा वेट उनका लूज करते हैं, वो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में चले जाते हैं। तो फिर यानी इसमें बहुत जल्दी इस पे जंप नहीं करना चाहिए, प्रॉपर प्लान करके और 2-3 मंथ्स डाइट पे रह के फिर आपको ये ऑपरेशन करवाना चाहिए। अनदर टॉपिक टू डिस्कस इन शो, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि ये बहुत लेंथी टॉपिक है जी बिल्कुल, और इस पर बात लेकिन मैं शॉर्टली यही बता सकता था कि ये बिल्कुल इसका पर ऑपरेटिव तो इसकी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट काफी हैं। लेकिन ये कंटिन्यूअस लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन चाहिए होगी, ये नहीं है कि आपने करवा लिया तो बस जान छूट गई। ठीक है, आई थिंक हम इस पे एक और सेगमेंट इंशाल्लाह नियर फ्यूचर डिजाइन जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद फहीम, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और बहुत सारी अवेयरनेस के हवाले से हमारे साथ बातें शेयर कर रहे थे। मेरे भी नॉलेज में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ, आई एम श्योर आपको भी फ़ायदा पहुंचा होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में सेगमेंट्स को, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।